हेलो फ्रेंड्स, आज हम अंतःस्रावी तंत्र की एक नई ग्रंथि या अंतःस्रावी तंत्र का एक नया टॉपिक थायराइड ग्रंथि स्टार्ट कर रहे हैं। यह ग्रंथि भी जो होती है अपने स्राव को बिना नलिका की सहायता से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है, इसके अलावा इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो देखें तो ये जो इसकी पोजीशन होती है, पोजीशन क्या होती है कि ये जो ग्रंथि होती है ट्रैकिया एंड लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स यानी कि श्वास नली और कंठ, जो हमारा ये कंठ होता है इसके मध्य में पाई जाती है। जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि श्वास नली और हमारा जो कंठ ग्रंथि होती है उसके मध्य में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है। और यह कैसी ग्रंथि होती है? बाइलोब्ड ग्रंथि होती है। कैसी होती है? बाइलोब्ड यानी कि द्विपालिक ग्रंथि होती है। कैसी होती है? द्विपालिक ग्रंथि होती है। ठीक है, तो पोजीशन कहाँ पे हो गई? आपने पोजीशन देख लिया। इसके अलावा इसकी बात करें हम ऑरिजिन की यानी कि उत्पत्ति की, तो इसकी जो उत्पत्ति होती है, इसकी उत्पत्ति एम्ब्रियोनिक, इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म के द्वारा होती है। अर्थात इससे पहले आपने जो एड्रिनल ग्रंथि पढ़ा था उसकी उत्पत्ति किसके द्वारा हो रही थी? एक्टोमीजोडर्मल कोशिकाओं के द्वारा। जबकि जो थायराइड ग्रंथि है ना, उसकी उत्पत्ति किसके द्वारा हो रही है? एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म यानी कि ब्रोथोइड मेजोडर्म नहीं, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म के द्वारा। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति हो गई, एंडोडर्म से हो जाती है। कहाँ पाई जा रही है? ट्रैकिया और लैरिंक्स के मध्य में। और कैसी है? द्विपालिक ग्रंथि होती है। ओके, आगे इसकी बात करें कि जो ये थायराइड ग्रंथि होती है ना, थायराइड ग्रंथि जो द्विपालिक ग्रंथि है ये किसमें पाई जाती है? मैमल्स में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मैमल्स में पाई जाती है, मैमल्स में। इसके अलावा यदि बात करें हम लोअर कॉर्डेट्स की बात करें, लोअर कॉर्डेट्स यानी कि निम्न कशेरुक जंतु। लोअर कॉर्डेट्स का मतलब क्या है? निम्न कशेरुक जंतु। निम्न कशेरुक जंतु, जो निम्न कशेरुक जंतु होते हैं उन निम्न कशेरुक जंतुओं में यह थायराइड ग्रंथि एंडोस्टाइल के समजात होती है। किसके समजात होती है? एंडोस्टाइल के समजात अंग मानी जाती है। एंडोस्टाइल के समजात अंग मानी जाती है। अर्थात जो निम्न कशेरुक जंतु होते हैं ना, उन निम्न कशेरुक जंतुओं में थायराइड ग्रंथि अनुपस्थित होती है। क्या पाई जाती है? एंडोस्टाइल। और यह एंडोस्टाइल किसके समान होती है? कॉर्डेट जंतुओं की थायराइड के समान होती है। ओके, तो इस तरह से ये आपने थोड़ा सा इसका जनरल आइडिया देखा। ठीक है, जो कि मुख्य रूप से दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि कहाँ कहाँ पाई जाती है? श्वास नली और कंठ के मध्य में पाई जाती है। द्विपालिक ग्रंथि होती है जो मुख्यतः में पाई जाती है? मैमल्स में पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में द्विपालिक रूप में पाई जाती है। और इसकी उत्पत्ति जो होती है भ्रूणीय एंडोडर्म से होती है। और जो निम्न कशेरुक जंतु होते हैं उन निम्न कशेरुक जंतुओं में थायराइड ग्रंथि एंडोस्टाइल के समजात अंग मानी जाती है। ओके, आगे अगर हम देखें तो जो थायराइड ग्रंथि है ना, थायराइड ग्रंथि को दूसरा नाम पर जानते हैं आउटू के नाम से। इसको दूसरी ग्रंथि हम क्या कहते हैं? आउटू ग्रंथि। तो इसको हम दूसरा नाम से कैसे जानते हैं? आउटू ग्रंथि के नाम से जानते हैं, आउटू, जो थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, उसके पश्चात हम बात करें इसकी संरचना की, तो देखिए संरचना किस तरह की होती है। संरचना
स्ट्रक्चर। तो संरचना जो है ना, मैमल्स में जो पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि है, मैमल्स यानी कि मनुष्य में पाई जाने वाली जो थायराइड ग्रंथि है वह मनुष्य में कैसी होती है? द्विपालिक ग्रंथि होती है। कैसी होती है? द्विपालिक ग्रंथि होती है। ठीक है, ये द्विपालिक ग्रंथि होती है। देखिए किस तरह से होती है। ये क्या है? ट्रेकिया है, इसके आसपास इस तरह से, ठीक है, इस तरह की संरचना होती है। इसको दोबारा से बना देता हूं मैं, थोड़ा सा मोटा बना देता हूं स्पष्ट पिक्चर से। ये इस तरह की ग्रंथि होती है जो किस शेप की होती है? एच आकार की होती है। किस शेप की होती है? एच आकार की होती है। तो ये इस तरह से बना हुआ है ना, एच सा, इस तरह से बन जाता है एच। तो इस तरह से ये बनी हुई संरचना है, एच आकार की संरचना होती है। ये ऊपर की तरफ क्या है? ट्रेकिया है, यानी कि श्वास नली है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पाया जाता है? ये कंठ पाया जाता है, थोड़ा नीचे इसके। तो कंठ और श्वास नली के मध्य में पाई जाने वाली ये ग्रंथि होती है। ठीक है, इसके अलावा जो ये द्विपालिक है, इसके जो दोनों लोब हैं, एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है, एक संरचना तंत्र में रहते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमस। इस क्या बोलते हैं? स्टोमस। अर्थात थायराइड ग्रंथि के जो दोनों पालियां होती हैं वो किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? स्टोमस के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है, और इसके यदि हम वेट की बात करें, वजन की बात करें, तो जो वजन होता है, वयस्क जो जंतु होता है, वयस्क जंतु में इसका वेट 25 से 30 ग्राम हो सकता है। कितना हो सकता है? 25 से 30 ग्राम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो ये संरचना बनी हुई है ना, किसकी बनी होती है? कुटकीय कोशिकाओं से बनी होती है। किसके द्वारा बनी होती है? कुटकीय कोशिकाओं से बनी होती है। जो अपटू ग्रंथि होती है, अपटू ग्रंथि में अनेक कुटकीय कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनसे मिलकर ये ग्रंथि बनी होती है। ओके, और इन कुटकीय कोशिकाओं से ही इसमें जो होता है हार्मोन्स का स्रावन होता है। इनका स्रावन होता है, हार्मोन्स का स्रावन होता है इनके द्वारा, कुटकीय कोशिकाओं द्वारा ही। ठीक है, तो ये कुटकीय कोशिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं। जो कुटकीय कोशिकाएं जो होती है ना, ये कुटकीय कोशिकाएं भी जो होती हैं, कुटकीय कोशिकाओं की जो भित्ति होगी, इसके अंदर जो कुटकीय कोशिकाएं हैं उसकी भित्ति जो होती है दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कुटकीय भित्ति, कुटकीय भित्ति दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कुटकीय भित्ति कितनी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है? दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक होती है चीफ सेल, एक तो कौन सी होती है? चीफ सेल्स यानी कि मुख्य कोशिकाएं। एक कौन सी होती है? चीफ सेल, जिन्हें क्या कह रहे हैं अपन? मुख्य कोशिकाएं। ठीक है बच्चों, आगे दूसरे जो कोशिकाएं होती हैं वो होती है पैराफोलिकुलर सेल। पैराफोलिकुलर सेल्स यानी कि पराकुटकीय कोशिकाएं। क्या कहलाती है? दूसरी पराकुटकीय कोशिकाएं। ठीक है, इनको हमें ना सी सेल के नाम से भी जानते हैं। सी सेल्स किसके नाम से जानते हैं? पराकुटकीय कोशिकाओं को सी सेल के नाम से भी जानते हैं, पैराफोलिकुलर सेल्स कहते हैं। और पहली कौन सी होती है? चीफ सेल होती है। तो ये जो कुटकीय भित्ति की दो कोशिकाएं हैं, इनके द्वारा मेनली T1, T2, T3 और T4 हार्मोन्स का स्रावन होता है। T1, T2, T3, T4 हार्मोन्स का स्रावन किसके द्वारा होता है? मुख्य कोशिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुख्य कोशिकाओं द्वारा। तो ये T1, T2 जो होते हैं ना, ये तो क्षणिक होते हैं। कैसे होते हैं? क्षणिक,
यानी कि बहुत कम स्रावित होते हैं, परंतु जो T3 और T4 है ना, यह T3 T4 सर्वाधिक मात्रा में स्रावन किए जाते हैं। कैसे स्रावित किए जाते हैं? सर्वाधिक मात्रा में स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, T3 का मतलब है, देखिए T का मतलब है T3 का मतलब है ट्राई आयोडो थायरोक्सिन। इसी तरह से T4 का मतलब क्या है? टेट्रा। T4 का मतलब क्या है? टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन। ठीक है, तो जो T1 T2 होते हैं, T1 का मतलब हो गया मोनो आयोडो थायरोक्सिन और डाई आयोडो थायरोक्सिन। तो ये तो बहुत कम मात्रा में स्रावित किए जाते हैं, और T3 और T4 कैसे होते हैं? सर्वाधिक मात्रा में स्रावित किए जाते हैं। एक में भी जो T3 होता है, T3 कम होता है और T4 कैसा स्रावित होता है? अधिक स्रावित होता है। ठीक है, कैसा होता है? अधिक स्रावित होता है, जिसकी मात्रा लगभग 65 से 70% स्रावित होती है। T4 हार्मोन जो होता है ना, उसकी कितनी मात्रा स्रावित होती है? 65 से 70%। अर्थात T4 हार्मोन ही कैसा होता है? मुख्य हार्मोन होता है। कैसा होता है? मुख्य हार्मोन ही होता है। तो जो ये T3 एवं T4 है, T3 एवं T4, ठीक है, ट्राई आयोडो थायरोक्सिन और टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन, ये कौन सा है? मुख्य हार्मोन है। तो जो ये हार्मोन है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? T4 को ही थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। T4 हार्मोन को हम क्या कहते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन। इसका निर्माण जो होता है ना, इसका निर्माण भी टायरोसिन अमीनो अम्ल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? टायरोसिन अमीनो अम्ल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? टायरोसिन अमीनो अम्ल के द्वारा होता है। अर्थात इसकी प्रकृति कैसी है? अमीनो अम्ल प्रकृति है। इसके साथ साथ इसमें क्या पाया जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आयोडीन पाई जाती है। अर्थात ये कैसे होते हैं? आयोडो फॉर्म में पाए जाते हैं। कैसे फॉर्म में पाए जाते हैं? आयोडो फॉर्म, यानी कि इनमें क्या पाई जाती है? आयोडीन पाई जाती है। ठीक है, तो T4 मुख्य हार्मोन होता है, जो क्या कहलाता है? थायरोक्सिन हार्मोन होता है, जिसका संश्लेषण किसके द्वारा होता है? थायरोसिन अमीनो अम्ल के द्वारा। और इसके साथ साथ क्या उपस्थित होती है? आयोडीन उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये कौन सी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? मुख्य कोशिकाओं द्वारा। जबकि जो दूसरा है, दूसरा कौन सी है कोशिका? पैराफॉलिकुलर सेल्स। दूसरी कौन सी है? पैराफॉलिकुलर सेल्स, यानी पराफॉलिकुलर कोशिकाएं। ये पराफॉलिकुलर कोशिकाएं जो होती है ना, ये एक हार्मोन का स्रावन करती हैं, जिस हार्मोन का नाम होता है कैल्सिटोनिन। जिसका नाम क्या होता है? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन। तो जो पराफॉलिकुलर कोशिका होती है, वो कैल्सिटोनिन का स्रावन करती है। और ये हार्मोन जो होता है, कैसा होता है? नॉन आयोडेटेड होता है। कैसा होता है? नॉन आयोडेटेड, यानी कि इस हार्मोन में आयोडीन की मात्रा नहीं पाई जाती है। ठीक है, कैल्सिटोनिन में आयोडीन की मात्रा नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है ना, कैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम और फास्फोरस और किसकी? फास्फोरस की मात्रा का नियमन करता है। जिसका नियमन करता है? कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का रेगुलेशन करता है। तो इस तरह से इनसे इस प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। पैराफॉलिकुलर सेल से कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावन होता है, जो कैसा होता है? नॉन आयोडेटेड होता है, आयोडीन नहीं पाया जाता है। यह किसका काम करता है? कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियमन करता है। ठीक है, तो यदि रुधिर में कैल्शियम की मात्रा कमी हो जाती है, इसकी वजह से होगी कैल्सिटोनिन हार्मोन की कमी से। कैल्सिटोनिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है? कैल्शियम की कमी हो जाती है। उस स्थिति को बोलते हैं
हाइपोकैल्सेमिया, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्सेमिया। इसी तरह से यदि फास्फोरस की कमी हो जाती है तो फास्फोरस की कमी होने की स्थिति को हाइपोफॉस्फेटेमिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोफॉस्फेटेमिया कहते हैं। तो ये कैल्सिटोनिन जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी थायराइड ग्रंथि किसकी बनी हुई है? पुटकीय व्यक्ति। पुटकीय व्यक्ति में ये दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है। आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं हम थायरोक्सिन हार्मोन की। इसकी बात करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन की। ठीक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या है? देखिए, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं थायरोक्सिन हार्मोन की। थायरोक्सिन हार्मोन तो जो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का नाम दूसरा क्या है? यूनिफोर हार्मोन है, जो कि किसके द्वारा स्रावित होता है? चीफ कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? चीफ कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अगर हम कार्य देखें, जो थायरोक्सिन हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन के यदि हम कार्य देखें तो कार्य देखिए किस किस प्रकार के होते हैं। कार्य, पहला कार्य जो होता है इसका उपापचय प्रभाव। थायरोक्सिन का क्या होता है? उपापचय प्रभाव होता है। उपापचय प्रभाव, तो उपापचय पर कैसे प्रभाव डालता है? क्योंकि जो थायरोक्सिन हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। यह जो हार्मोन होता है बीएमआर को इफेक्टेड करता है। इसको इफेक्टेड करता है बीएमआर। बीएमआर का मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। इस हार्मोन की उपस्थिति में उपापचय की दर अधिक होती है, और जब इस हार्मोन का लेवल कम होता है तो उपापचय की क्रिया कम हो जाती है, जिससे शरीर की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है इसका क्या होता है? उपापचय पर प्रभाव होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें आगे, ठीक है, तो इसका जो है किस पर प्रभाव पड़ता है? प्रजनन क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। इस पर प्रभाव पड़ता है प्रजनन क्रिया पर। तो प्रजनन क्रिया पर कैसे प्रभाव पड़ता है? यदि थायरोक्सिन हार्मोन की कम स्रावित हो, यदि थायरोक्सिन हार्मोन कैसा हो? कम स्रावित हो, तो कम स्रावित होने की स्थिति में जो लैंगिक परिपक्वता है, लैंगिक परिपक्वता नहीं होती है। लैंगिक परिपक्वता नहीं होती है, अर्थात जो किशोर होते हैं, किशोर जो होते हैं ना, उन किशोरों में लैंगिक अंगों का विकास नहीं होता है। अर्थात लैंगिक परिपक्वता में क्या देखी जाती है? कमी देखी जाती है। इसके अलावा जो अंडाशय है, अंडाशय अपना ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। कब? जब इस हार्मोन की कम मात्रा में स्रावन हो। ठीक है, इसके अलावा इसका जो प्रभाव पड़ता है, वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है? वृद्धि पर प्रभाव। तो जब इस हार्मोन की कम मात्रा में स्रावन होता है ना, तो इससे तो ऐसा व्यक्ति कैसा रह जाता है? बौना व्यक्ति रह जाता है, और उस बौने व्यक्ति में बुद्धि का विकास ठीक ढंग से नहीं होता है। उस स्थिति को आगे पढ़ेंगे हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटिनिज्म यानी जड़ बामनता कहते हैं। तो इसका वृद्धि पर भी क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा इसका जो प्रभाव पड़ता है, नेक्स्ट पांचवा है विभेदन पर प्रभाव। इस पर विभेदन पर प्रभाव, विभेदन पर प्रभाव। अब इसको समझिए, देखिए विभेदन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। अब आपने पढ़ा है कि मेढक में जो है टेडपोल लार्वा पाया जाता है। ठीक है, टेडपोल लार्वा का विभेदन किसमें होता है? वयस्क मेढक में होता है। ठीक है, तो उसमें ये हार्मोन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन में किसकी मात्रा पाई जाती है? आयोडीन की मात्रा पाई जाती
क्या बोल रहे हैं, विभेदन पर प्रभाव। ठीक है, तो ये कायांतरण को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। इसके अलावा इसका नेक्स्ट जो है चिर भ्रूणता पर प्रभाव, इस पर चिर भ्रूणता पर प्रभाव। तो देखिए चिर भ्रूणता क्या है, चिर भ्रूणता को इंग्लिश में बोलते हैं नियोटेनी। क्या बोलते हैं, नियोटेनी कहते हैं। ठीक है, तो नियोटेनी क्या होती है, देखिए जो एम्फीबियन जंतु जो होते हैं ना, एम्फीबियन जंतुओं में यूरोडेला वर्ग के जंतु, एम्फीबियन जंतुओं, एम्फीबियन 3 वर्ग में विभक्त किए गए, एपोडा, यूरोडेला और एंगुला। तो जो यूरोडेला वर्ग है, यूरोडेला वर्ग के जंतु जैसे सैलामेंडर, एम्बायोस्टेमा आदि, इनमें क्या होता है कि जब आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन किसमें पाया जा रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन में, तो आयोडीन की कमी होने पर इनके जो लार्वा होते हैं ना, लार्वा ही वयस्क जैसे लक्षण प्रदर्शित करने लग जाते हैं। ठीक है, तो जो यूरोडेला वर्ग है, यूरोडेला वर्ग के जंतु, यूरोडेला वर्ग के जंतु आयोडीन की कमी वाले क्षेत्र में लार्वा ही वयस्क के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। लार्वा का वयस्क में रूपांतरण नहीं होता है, क्या कहे, लार्वा ही जो होते हैं वयस्क की तरह कार्य करने लग जाते हैं, अर्थात वो जनन क्रिया प्रारंभ करने लग जाते हैं। लार्वा ही जनन क्रिया प्रारंभ करने लग जाते हैं। तो उस प्रकार की जो क्रिया होती है ना, वो कहलाती है चिर भ्रूणता या नियोटेनी कहलाती है। तो इसका नियोटेनी पर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो जो है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो वहां पर क्या देखी जाएगी, चिर भ्रूणता, अर्थात उसके लार्वा ही जनन क्रिया प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका प्रभाव हो गया। इसके अलावा इसका जो प्रभाव पड़ सकता है, किस पर पड़ सकता है, उपापचय पर देखिए लिया अपन ने, जनन पर प्रभाव पड़ सकता है, जनन पर देख लिया अपन ने, प्रजनन क्रिया पर ना। इसके अलावा जो है आपने देख लिया वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कार्य होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो एक थायरॉक्सिन हार्मोन है या थायराइड ग्रंथि जो हार्मोन का स्रावन करती है, कैसे करती है, अर्थात इसका नियंत्रण कैसे होता है, इसका नियंत्रण कैसे होता है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं नियंत्रण, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण कैसे होता है। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि जो होती है ना, हार्मोन का स्रावन कर रही है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन कर रही है, कैल्शियम हार्मोन का स्रावन कर रही है। तो ये कब स्रावन करती है हार्मोन का, ये चीज देखते हैं अपन। तो ये एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है TSH, TSH हार्मोन। आपने पढ़ा है ये हार्मोन जो होता है पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग एडिनो हाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित होता है, जिसका पूरा नाम क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका पूरा नाम क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। यह TSH हार्मोन किसके द्वारा स्रावित हो रहा है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हो रहा है। किसके द्वारा स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से। तो यह हार्मोन जो होता है किसको प्रेरित करता है, थायराइड ग्रंथि को। इसको प्रेरित करता है थायराइड ग्रंथि को। किसको प्रेरित करेगा, ये थायराइड को। और थायराइड किसका स्रावन करेगी, थायरॉक्सिन का। थायराइड किसका स्रावन करेगी, थायरॉक्सिन का। तो पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित हुआ, TSH। और TSH ने किसको प्रेरित किया, थायराइड को। और थायराइड ने किसका स्रावन किया, थायरॉक्सिन का। तो इस तरह से होता है। अब ये जो पीयूष ग्रंथि है ना, TSH का स्रावन कर रही है, ये भी कब स्रावन करती है, ये चीज देखते हैं। एक हार्मोन होता है TSH, या इसको हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं TRF। इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, TRF। तो ये किसके द्वारा स्रावित होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा स्रावित होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है TSH, RF या TRF। थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग फैक्टर या थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर का मतलब रिलीज करने वाला कार्य। तो ये कार्य किसके द्वारा स्रावित होता है, हाइपोथैलेमस से, जो पीयूष ग्रंथि को TSH हार्मोन रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है। यानी
स्रावित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। और उसके पश्चात थायराइड ग्रंथि को और थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन को। तो इस तरह से इस थायराइड ग्रंथि पर किसका नियंत्रण होता है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण होता है। और पीयूष ग्रंथि भी किसके नियंत्रण में काम करती है, हाइपोथैलेमस के। तो इस तरह से थायराइड ग्रंथि का क्या होता है, नियंत्रण होता है। ठीक है, आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि थायराइड ग्रंथि की अपसमानताएं क्या होती है, एबनॉर्मलिटीज क्या होती है। अपसमानताएं थायराइड ग्रंथि की क्या होती हैं, अपसमानताएं होती हैं कुछ, जिस तरह से आपने एडनल ग्रंथि में पढ़ा था कुछ अपसमानताओं को। जो अपसमानता होती है ना, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, थायराइडिज्म, ठीक है, यानी कि अल्प थायराइड स्रावन, अल्प थायराइड स्रावन। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, अल्प थायराइड स्रावन, ठीक है। तो अल्प थायराइड स्रावन देख लेते हैं, इसके द्वारा क्या क्या लक्षण प्रकट हो सकते हैं। तो जब अल्प थायराइड स्रावन मतलब थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन होगा थायराइड ग्रंथि से। तो जब थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन कैसा हो, कम होता हो, तो क्या क्या प्रभाव देखे जाते हैं, ये चीज देखते हैं अपन। तो पहला आता है इसमें, एक तो आता है घेंगा रोग। पहला आता है घेंगा रोग। पहला क्या आता है, घेंगा रोग। घेंगा को हम क्या बोलते हैं, सिंपल गॉइटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल गॉइटर या गलगंड भी कहते हैं। तो ये किस स्थिति में होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी पर। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी पर क्या होता है, तो घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा इसको गॉइटर कह रहे हैं। कब हो रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन में, ठीक है। तो इस दौरान क्या होती है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है फूल करके सूज आ जाती है या मोटी हो जाती है, उस स्थिति को क्या बोलते हैं, घेंगा रोग कहते हैं। इसके अलावा एक होता है जड़ बामनता। एक रोग कौन सा होता है, जड़ बामनता। जड़ बामनता को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिनिज्म। जड़ बामनता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म का मतलब क्या है कि जब शिशु अवस्था में, जब शिशु अवस्था में ना थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन कम हो, जब शिशु अवस्था में थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन कम होता है, तो व्यक्ति कैसे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं। उस स्थिति को क्या बोलते हैं, जड़ बामनता या क्रिटिनिज्म कहते हैं। इसके क्या क्या लक्षण रहते हैं, एक तो बौनापन हो गया, इसके अलावा बौद्धिक विकास कम। इसके अलावा क्या होता है, बौद्धिक विकास का क्या होता है, कम। इसके अलावा क्या लक्षण देखे जा सकते हैं, लैंगिक परिपक्वता में कमी, लैंगिक परिपक्वता में कमी, लैंगिक परिपक्वता में कमी इत्यादि लक्षण देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है किसका हो गया, पीयूष ग्रंथ कम हार्मोन का स्रावन होता है, तब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। आगे जो है तीसरा देखते हैं, कम स्रावन से क्या होता है। तीसरा एक होता है मिक्सोडर्मा। एक रोग होता है मिक्सोडर्मा। मिक्सोडर्मा में क्या होता है कि यह डिजीज भी किसके कारण होती है, थायरोक्सिन के अल्प स्रावन के कारण होती है, परंतु तब जब युवा अवस्था में अल्प स्रावन हो, तब वो युवा अवस्था में अल्प स्रावन होता है। कब होता है, युवा अवस्था में यदि थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन कम होता है, तो कौन सी डिजीज होती है, मिक्सोडर्मा। इस स्थिति में व्यक्ति कैसा दिखाई देता है, मंगोलियन जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, मंगोलियन जैसा दिखाई देता है। इसमें भी जो बौद्धिक विकास होता है, बौद्धिक विकास ठीक ढंग से नहीं होता है। इसके अलावा लैंगिक परिपक्वता में भी कमी देखी जाती है, यानी लैंगिक विकास नहीं हो पाता है। इसके अलावा बांझपन की स्थिति हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के इसके लक्षण देखे जा सकते हैं। चौथा रोग होता है हाशिमोटो रोग। हाशिमोटो रोग, तो
तो हाशिमोटो रोग भी जो है ना इसकी कमी से होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। हाशिमोटो रोग किसकी वजह से होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। और यह और रोग जो होता है ना एक विचित्र रोग है। कैसा होता है? एक विचित्र रोग होता है, क्योंकि जो ये जब स्थिति हो जाती है ना तो इस स्थिति से निपटने के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं, जो दवाइयाँ दी जाती हैं, वो दवाइयाँ भी थायराइड ग्रंथि के लिए विष का कार्य करने लगती हैं। जब इस प्रकार का रोग हो जाता है ना तो इस प्रकार के रोग होने पर इसके लिए दी जाने वाली दवाइयाँ भी विष का कार्य करती हैं, जिसकी वजह से थायराइड ग्रंथि स्वतः ही नष्ट होने लग जाती है और ज़्यादा नष्ट होने लग जाती है। इसलिए इस रोग को हम क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि का सुसाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि का सुसाइड। कौन सा रोग कहलाता है? हाशिमोटो रोग। थायराइड ग्रंथि का सुसाइड क्या कहलाता है? हाशिमोटो रोग कहते हैं। इसको एक नाम से हम जानते हैं, एंटी इम्यून डिजीज। इसको क्या बोलते हैं? एंटी इम्यून डिजीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा बना जाती हैं उसके खिलाफ ही क्या बनने जाती हैं और विष बनने लग जाता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? एंटी इम्यून डिजीज या थायराइड ग्रंथि का सुसाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अल्प श्रावण से, थायरॉक्सिन के अल्प श्रावण से ये 4-5 प्रकार के रोग हो जाते हैं। दूसरी स्थिति देखते हैं अपन, हाइपरथायरॉइडिज्म। क्या देखते हैं? हाइपरथायरॉइडिज्म। दूसरी स्थिति होती है अपसमानता में हाइपरथायरॉइडिज्म। हाइपरथायरॉइडिज्म क्या होता है? देखिए, जब थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन अधिक मात्रा में हो। कब? जब थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन अधिक मात्रा में हो। तो अधिक मात्रा में होने पर कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? अति श्रावणता की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी हाइपरथायरॉइडिज्म की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इससे क्या होता है कि जो बीएमआर होती है, बीएमआर क्या होती है? बढ़ जाती है। बीएमआर क्या होती है? बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या होता है? जो हार्ट रेट होती है, हार्ट रेट, हृदय गति होती है, हार्ट रेट कैसे जाती है? बढ़ जाती है। हृदय गति क्या जाती है? बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या होगा कि जो बीपी है, ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर भी कैसा होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि आयोडीन की कमी में ये सारे सिम्टम देखे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न रहती हैं। तो इसमें एक रोग होता है ग्रुप डिजीज, ग्रुप का रोग, ग्रुप रोग, ग्रुप्स डिजीज। ग्रुप्स डिजीज, ग्रुप्स डिजीज कब हो रहा है? जब थायरॉक्सिन हार्मोन का अधिक स्रावन होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? ग्रुप डिजीज कहते हैं। ग्रुप डिजीज हो जाता है। अब इस ग्रुप डिजीज जो होता है, इसी में यदि जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, थायराइड ग्रंथि पर छोटे छोटे क्या बनने जाते हैं? कण का समान संरचनाएं बनने लग जाती हैं, पुटक समान संरचनाएं बनने लग जाती हैं। उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? प्लूमर का रोग भी कहते हैं। प्लूमर का रोग। और उसको क्या बोलेंगे? प्लूमर का रोग। ग्रुप डिजीज तो क्या है? अधिक श्रावण हो रही है। अधिक श्रावण के कारण उस पर क्या बनने जाती हैं? छोटी छोटी पुटक समान संरचना बनने लग जाती है। उसको क्या बोलते हैं? प्लूमर का रोग। और प्लूमर के रोग को हम क्या बोल सकते हैं? प्लूमर का रोग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 प्रकार की असमानता होती हैं, हाइपोथायरॉइडिज्म और हाइपरथायरॉइडिज्म। ठीक है, थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच।